हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन आज स्टार्ट करने वाला हूं। और जो लॉज ऑफ मोशन होगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल होते हुए चलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चेंज ये आएगा कि आप लोगों को मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी जो पिक्चर होती है वो आपको अपीयर नहीं होगी स्क्रीन पे। उसके लिए सो सॉरी, जो मुझे मिस कर रहे हैं, आई मिस यू टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 3 हमारा है। चैप्टर नंबर 3 में लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है और बेसिकली मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि एक तरीके से अगर माना जाए तो हमारा फिजिक्स की जो रैंडम स्टार्टिंग हुई है वो इसी चैप्टर से हुई है। मतलब जो आपको पूरा बेसिक है, आपको न्यूटन के लॉ इसी चैप्टर में दिखाई देंगे। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों नियम जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में हर कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो वो आपको इसी चैप्टर के अंदर दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। हमारी लोगों की जो फर्स्ट सीरीज है, इस फर्स्ट सीरीज में हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे पहली चीज है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या होता है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे कि इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रभाव। इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का क्या पढ़ना, प्रभाव पढ़ना। प्रभाव प्रभाव मतलब जैसे आपका आपका प्रभाव आपका प्रभाव जो होता है, थोड़ी हिंदी हमारी वीक है। प्रभाव आई थिंक सही लिखा है, प्रभाव। जो प्रभाव होता है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आपका, आपके माता पिता का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके टीचर्स का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी पढ़ाई का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। वी आर फैमिलियर दैट द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, जब फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है, कोई बॉडी जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू मेन फैक्टर्स। उसके ऊपर क्या दो मेन इफेक्ट होंगे, उसके ऊपर दो मेन इफेक्ट क्या होंगे। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा और या फिर मोशन को चेंज करेगा। बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा या मोशन को चेंज करेगा। ये सबसे पहला चेंज है हमारे बॉडी के मोशन में, फोर्स में आने की वजह से। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस अ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे मान लो आप अभी रुके हुए हैं, ये आप है। एक प्यारे से आपकी मैं तस्वीर बनाता हूँ, बहुत अच्छी आर्ट है मेरी, ये आप है। और इधर से कोई इंसान आया और उसने F4 से आपको धक्का दिया। जैसे ही धक्का देगा, अभी तो आपका स्टेट कैसा है, आप किस में है, रेस्ट में है। जैसे ही ये धक्का देगा तो आप क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करके आप यहाँ आ गए, आप मूव करके यहाँ आ गए। तो आप मूव करके यहाँ आए तो ये जो इस रास्ते टाइम पे आप किसमें, आपकी स्टेट क्या थी, आपकी स्टेट थी मोशन में होना। मोशन में थे तो वो हमारी क्या हुई, रेस्ट से हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ, मोशन में चेंज हुआ। और किसकी वजह से चेंज हुआ, जब हमने क्या अप्लाई किया, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक, हमारा यही रूल भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। मान लो देखो, यहाँ से यहाँ देखो, मैंने जानबूझ के बनाया था, यहाँ पे आपका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इट चेंज कर सकता है आपके साइज को, शेप को। आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्से में फूल गए, तो आपका जो साइज शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, और ऑल्सो ये हमारी बॉडी की डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं फोर्स क्या होता है। देखो, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज मतलब कोशिश करता है बदलने की। टेंड्स टू चेंज आइदर द साइज और शेप ऑफ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। या फिर साइज या शेप को चेंज करेगा या फिर स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट में कौन से चेंज कर सकता है, रेस्ट को चेंज कर सकता है, मोशन को, और मोशन चेंज करता है रेस्ट को। एक एग्जांपल के समझते हैं। ये आपकी प्यारी सी कार है, इस कार में आप बैठते हुए जा रहे हैं और पीछे से इस कार में आप बढ़िया बैठते हुए जा रहे हैं। ये कार कुछ मैं गड़बड़ बना रहा हूँ यार, ये आपकी कार है, चलो अब बढ़िया सी कार बनाते हैं। सॉरी,
बढ़िया से कोई कार बनाते हैं, आप मैं कार नहीं बुलडोजर बना देता हूँ। वो बुलडोजर किसी काम का नहीं होता है, बुलडोजर सिर्फ योगी बाबा के काम आता है, बाकी बाकी किसी के काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक कार है, प्यारी सी कार। इस कार में आप लोग बैठ के जा रहे हैं, बढ़िया दुम दुम बैठ के निकलते हुए जा रहे हैं। और ये आपका बढ़िया, आप इस कार में बैठते हुए जा रहे हैं। और यहाँ मान लीजिए आप कार में बैठते हुए जा रहे हैं और पीछे से एक और कार आई, उस कार ने तो आपको F4 से एक धक्का दिया। जैसे ही धक्का देगा तो आपकी स्पीड मान लेते हैं, अभी यहाँ पे आप रेस्ट में थे, आपकी स्पीड एकदम जीरो थी, और जैसे ही ये कार आपको फोर्स F से धक्का देगी, आप किसमें हो जाएंगे, आप अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे मोशन में। और जैसे मान लो अगर आपको पीछे से धक्का दिया तो आपकी स्पीड रेस्ट से कहाँ आ गई, मोशन में आ गई। अगर मान लेते हैं कि यही कार खड़ी हुई थी और एक चलती हुई कार, मान लेते हैं इसका मास ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू, जैसे मान लेते हैं अगर एक कोई बाइक आती और उस बाइक से ये कार से आके वो बाइक टकराती, तो वो बाइक किसमें होती, मोशन में होती। और जैसे ही वो टकराती, टकराने के तुरंत बाद वो किसमें पहुंच जाती, वो रेस्ट में पहुंच जाती। किसमें पहुंच जाती, रेस्ट में पहुंच जाती। तो या फिर वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा या रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि फोर्स किधर लग रहा है। अब जैसे ही वो लड़ेगा, कार की या बॉडी, कार की बॉडी या हमारी बाइक की बॉडी, उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, या फिर आइदर चेंज द साइज और द शेप और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ये हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। देखिए सिंपल भाषा में अगर फोर्स की डेफिनेशन बताएं, अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसको धक्का लगाएंगे चलने लगेगी, और चल रही है तो धक्का लगाएंगे रुक जाएगी। हम फोर्स लगाएंगे उसका शेप बदल सकते हैं, हम फोर्स लगा के उसका साइज बदल सकते हैं, बिना फोर्स के कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपका नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ फोर्सेस की। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन, फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है हमारा, सबसे पहला फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा कौन सा है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्क क्या होता है दोनों में, अभी यहाँ पे अभी डेफिनेशन में इसको देखूंगा। फर्क क्या होता है, जब आपका किसी बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्शन होता है तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। और बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिजिकल कॉन्टैक्ट जब होता है तब जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, नो में ये पॉइंट ज्यादा आ गया, हाँ, नो फिजिकल कांटेक्ट, जब किसी बॉडी में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, नो फिजिकल कांटेक्ट, तो हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है, हमारा वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता बॉडी के बीच में और तब भी फोर्स महसूस हो रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स कौन सा कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी एक करके हम डेफिनेशन को तो बेहतर फॉर्म में देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो अभी हमने बोला फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब तक बॉडी से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो हमारा, जब बॉडी से फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ फोर्स लग रहा होगा तो हमारा कौन सा फोर्स कहलाएगा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी बता रहा हूं मैं, एक एक करके सबको बताऊंगा। फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी बाय ड्यूरिंग अ कोलिजन। देखिए जब फ्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये हैं और आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपका ये जो लोअर पार्ट होगा, जो आपके पैर होंगे, वो क्या होते हैं, सरफेस से टच होते हैं, सरफेस से क्या है, टच है। तो जब आप मूव कर रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरी, आपके पैर से आपके सरफेस पे ये क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से अगर जनरल भाषा में बात करें, अगर एक हमारी आपकी भाषा में बात करें, तो दोनों लोग एक दूसरे से क्या होती है, रगड़न होती है। रगड़न मतलब कि एक दूसरे से वो रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है वो कौन सा फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वुड का ब्लॉक है, इसको मैंने रखा हुआ है, तो नीचे वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, mg फोर्स होता है। तो mg को मैनेज करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स आता है, इसको भी क्या बोलते हैं,
नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स में आता है, जो कांटेक्ट तभी ये फोर्स लगेगा जब हमारा ये बॉडी जो है वो किसी सरफेस पे रखी हुई होगी। ठीक है। नॉर्मल ऑफ अ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, मतलब मान लेते हैं कि एक ये वेट है और इस वेट को मैंने किसी रस्सी से हैंग करके रखा है, तो यहाँ पे एक टेंशन लगता है स्ट्रिंग के ऊपर। वही फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अ टेंशन एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, सेम वही चीज, जैसे मान लेते हैं ये प्यारी सी स्ट्रिंग है आपके पास, तो यहां भी अगर कोई फोर्स लग रहा होता है, इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग होगा। और फोर्स एक्सर्टेड बाय अ टू बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन, तो ड्यूरिंग कोलिजन में हम अभी जो सबसे पहला एग्जांपल देखे थे, दो हमारे कार का टकराव कर रहे थे, तो टकराव की वजह से क्या होता है? कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। जब कोई चीज टकराती है, आप उसके साथ टकरा गए, तो आपके उसके साथ क्या हो गया? कोलिजन हो गया। आपने उसके साथ टकराया, तो टकराने के बाद आपकी आंखें मिली, तो आंखें नहीं मिली थी, वो कोलिजन हुआ था आपका। ठीक है। तो अफवाहों से दूर रहें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अ बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकल इन टच, मतलब नो 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 फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब आंखों आंखों में इशारे को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे क्या कई सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि मेरी उसकी आंखों से आंखें देख के इशारे हो गए, तो वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? वो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। तो वो जब पास आती है, पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है आंखों से आंखों में, फिर कांटेक्ट फोर्स होता है वो जब वो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स मिलते हैं। ठीक है। तो forces exerted by a without any physical contact in touch are called a non contact force or force at a distance। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस क्या है? अपार्ट रखे हुए हैं। r डिस्टेंस क्या है? अपार्ट रखे हुए हैं। अब मान लेते हैं इनमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो देखो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये बॉडी मास m1 और m2 दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है। r डिस्टेंस अपार्ट है। मैंने इसको r1 पता नहीं क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा था, सॉरी, r1 नहीं लिखना चाहिए था इसको। आर डिस्टेंस अपार्ट है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी फोर्स लग रहा है। और फोर्स कितना लग रहा है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम यही चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, मान लेते पहले पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है हमारा Q2। ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस अगर अपार्ट है, तो इनके फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ भी एक ग्रेविटेशन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है जो हमारा के होता है, जिसकी के की वैल्यू में अगर चैप्टर में पढ़ोगे, क्लास 12th में तुम्हारा ये टॉपिक आएगा पूरा, तो उसमें आप पढ़ोगे कि के की वैल्यू, मैं ओरली बता दे रहा हूँ, के की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है। के की वैल्यू हमारी 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 9 होती है। एक मिनट रुकना, 9 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है हमारी के की वैल्यू। ठीक। और यहाँ पे मैंने जी बताया था, जी की वैल्यू भी नोट कर लेना, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो जी की वैल्यू और के की वैल्यू याद रखिएगा, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्लास 12th के अंदर बड़ी फुर्सत से आपको पढ़ाया जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम वही, जब दो मैग्नेट के बीच में, एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है, और एक दूसरे को ये क्या करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, तो ये जो फोर्स लगा के एक दूसरे को खींचते हैं, ये कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब कोई फिजिकल कांटेक्ट, मैंने जितने भी एग्जांपल आप लोगों को बताए, इसमें बिल्कुल भी किसी भी बॉडी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से आंखों में आंखें इशारा डाल के एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, बस यही है। ठीक है।
अब आगे बात करें इसका, अब आ गया हमारा इसके क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? बिल्कुल भी नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? हाँ कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहा हूँ। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए? फोर्स ऑफ रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स था या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था? बताओ बताओ बताओ। हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स था। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इसको छोड़ देते हैं अभी। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए बताइए बताइए, ये क्या था? नॉन कॉन्टैक्ट ना? नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? मैंने देखो आपको एग्जाम्पल भी नहीं बताया था। फोर्स ऑफ, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मैंने कोई नाम नहीं लिया था, फिर भी आपका ऑप्शन सही हो गया। कैसे सही हुआ? जब आपने तीन ऑप्शन को अपनी तरफ से हटा दिए। तो नेगेटिविटी को हटाओगे और पॉजिटिविटी आपको अपने आप दिखने। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहली बात है कि न्यूटन ने तीन नियम दिए, तीन नियम दिए न्यूटन ने, और पांच नियम, चौथा नियम हमारे ओझा सर ने दिया था। तो न्यूटन ने तीन ही दिए थे, फिर चौथा हमारे ओझा सर ने दिया, वो भी याद रखना है। तो पहले तीन नियमों को पढ़ते हैं, फिर जिंदगी आपको चौथा नियम सिखा देगी। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। अगर कोई बॉडी, सबसे पहला लॉ, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारी किसमें है? रेस्ट में है, तो वो हमेशा किसमें, हमें रिमेन्स किसमें रहेगी? रेस्ट में, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी के ऊपर। दूसरा हमारा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव, वो हमेशा लगातार मूव करते रहेगी विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी, अपने फोर्स को, अपनी डायरेक्शन को या अपने जो स्टेट को वो चेंज नहीं करेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। बेटा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट बताया था फोर्स का, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि जब अपनी स्टेट को चेंज करता है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है कि बॉडी फोर्स लगता है, तब बॉडी अपनी स्टेट को क्या करती है? चेंज करती है। ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता के रखा है। तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी की स्टेट को कैसे बदल सकते हैं हम लोग? पहला क्वेश्चन यही आता है। तो यहीं से हमारा निकल आया पहला, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, और दूसरा जब तक कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, अगर आपके पास फ्रिक्शनल ना लगे, एयर का फ्रिक्शन ना हो, तो अगर कोई आपको धक्का दे दे तो आप चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, आप रुक ही नहीं पाएंगे जब तक कोई चीज आगे आपसे आके रोकेगी नहीं। According to Newton's first law, if the body is in the state of rest, अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अनलेस एट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई फोर्स, सीधी हिंदी भाषा में बात करें तो कहने का मतलब ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जब कोई बाहर से फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जब तक बाहर से कोई फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये हमारा क्या था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब ने और क्या बताया कि अगर क्वांटिटेटिव डिस्कशन करें हम, तो अभी ना मैंने फोर्स के बारे में बताया है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ना ही मैंने फोर्स की डेफिनेशन के बारे में दे जाना है, और ना ही मैंने ये जाना है कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सिर्फ मैंने डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। फोर्स तब लगेगा जब बॉडी की स्टेट चेंज होगी, या फिर साइज या शेप भी चेंज करना होगा, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना है। अच्छा, एक और आसान सी भाषा में अगर फोर्स करें तो पुश और पुल, तो पुश और पुल भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है।
हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें तो हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है। सबसे पहली चीज बताता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया बताता है। इनर्शिया क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। और हमें बताता है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है। फोर्स में भी डेफिनेशन की फोर्स मैंने जब पढ़ी थी आप लोगों को, इससे पहले वाले लेक्चर में जब आप लोगों को पढ़ाई थी, तो वहां भी मैंने आप लोगों को कहा था कि बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी, उसके पीछे का रीजन किसका, स्टेट को चेंज करेगी, उसके पीछे का रीजन किसका होता है, किसका होता है, फोर्स का होता है। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी कोई अपने एक्सटर्नल बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। यही हमने सेम चीज हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बॉडी अपने जो स्टेट को है अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। तो जब फोर्स लगेगा तभी बॉडी अपने स्टेट को क्या कर पाएगी, चेंज कर पाएगी। और दूसरी बात है, इन्होंने क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन हमें बताया कि इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया की वजह से कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, ये सब चीजें हमें किसने बताया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही पता चला। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा, ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोलता है, पब्लिक क्या बोलती है, आगे देखते हैं क्या बोलती है पब्लिक। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अभी मैंने बताया कि हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था, उसके बाद हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाई इटसेल्फ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने स्टेट को खुद से बदल नहीं सकती। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। और यहाँ से जिंदगी का भी फर्स्ट लॉ निकल के आया है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, तुम अपनी सबसे बड़ी जो चीज़ है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने घर की कंडीशन या अपने माता पिता की जो फाइनेंशियल कंडीशन, उससे बाहर नहीं आ सकते हो, खुद से नहीं आ सकते हो। बिना किसी मेहनत के कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती। एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये जिंदगी का फर्स्ट लॉ कहता है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं करता है। अगर कोई किसी को चेक करना होगा तो वो कोई ना कोई फोर्स क्या करेगा, लगाएगा, तभी उसके स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिमेन्स इस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। एक बात ये भी याद रखना, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ईच ऑब्जेक्ट। मतलब एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इनर्शिया मिलता है। ठीक है, इनहेरेंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये सब चीजें आती हैं। तो अगर बहुत शुद्ध भाषा में अगर बात करूं, इनहेरेंट का मतलब तो अतनिहित बोलते हैं। मतलब कि कोई भी चीज है इनहेरेंट तभी कहलाएगी जब कोई चीज में से मान लेते हैं मतलब सिद्ध हो चुकी है, पैतृक हो चुकी है। अगर बहुत ज्यादा डीप हिंदी में बात करें, सिद्ध है मतलब एकदम पैतृक हो चुकी है, पैतृक है मतलब जन्म सिद्ध है, कि मतलब ऐसा होगा तो होगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं कि उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, जो बोल दिया गया सो बोल दिया गया। आपके घर में जो आपके पापा ने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो आपका क्या हो गया, एकदम सिद्ध हो गया, वो आपका जन्म सिद्ध हो गया कि यही चीज है, इसके आगे कोई चीज नहीं होगी, दैट्स फाइनल। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या कहला है, एक बार और रिवाइज करते हैं डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई ना हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या था, फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन इससे पहले भी पढ़ी थी, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या जाता है हमारा, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी। कोई भी जैसे एक्सटर्नल कॉज होता है जिसकी वजह से मूव करता है हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज। एक और डेफिनेशन इसकी है, फोर्स की बहुत डेफिनेशन हो सकती है। ऐसे अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो अभी मैंने बताया, तो पुश और पुल, पुश करना या पुल कहलाना,
करना हमारा फोर्स कहलाता है। किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अगर वो साइज या शेप को भी चेंज करता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब अपने कोई एक्सटर्नल कॉज हो जिसकी वजह से बॉडी अपने चेंज करे स्टेट को, रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को ऑब्जेक्ट के चेंज कर दे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में डेफिनेशन देख रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन दी थी वो बेसिक डेफिनेशन थी, पर ये डेफिनेशन हमारी किसके अकॉर्डिंग है, हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं काइंड ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एग्जांपल एज अ इलस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट लॉ को देखते हुए जो हमारे काइंड ऑफ इनर्शिया क्या क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा, देखो बेसिकली होते 3 टाइप के हैं, पर आप लोगों को यहाँ पे क्लास 9 के अंदर दो ही पढ़ने हैं। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। एक और तरीके का होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, पढ़ लो आगे काम आएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, तो आप लोगों को क्लास 11th के अंदर ये चीज पढ़ना है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए एक एक करते पढ़ते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। अब सबसे पहली चीज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, ठीक, जब तक अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू वो चेंज इस स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले अगर एग्जांपल देखें, बहुत मतलब एक तरीके के बहुत रोमांचक एग्जांपल हैं, आपको अपनी डेली टू डेली लाइफ को कनेक्ट करने का एक मौका मिलेगा इसके अंदर। हम मार्कर को चेंज करते हैं, सबसे पहले मार्कर के कलर को चेंज करते हैं। आज कौन सा कलर है, बताओ 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 बताओ, ये वाला ना ना, मजा नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही, मजा येलो कलर का लेते हैं, ये ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही, एक तो 1% मजा नहीं आ रही। चलो लेते हैं रेड, ठीक, रेड लेते हैं। सबसे पहला है व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ट्रेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं, अगर हम मानते हैं कि एग्जाम्पल एक मतलब डेली टू डेली लाइफ से एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्डिंग, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, ट्रेन का ये डिब्बा है, इस ट्रेन के डिब्बे में आप बैठे हुए हैं, बढ़िया खड़े हुए हैं, बैठे नहीं खड़े हुए हैं, ठीक, और सडनली ये ट्रेन क्या करना स्टार्ट कर दी, मूव करना स्टार्ट कर दी, इधर फोर्स लगेगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अब फॉरवर्ड क्या लिखा है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करी, द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। देखिए होता क्या है कि जैसे अभी आप लोग खड़े हुए हैं ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन के अकॉर्डिंग जब आप देखिए आपकी बॉडी को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इतना हिस्सा आपका अपर पार्ट हो गया, इतना हिस्सा आपका अपर पार्ट हो गया, और नीचे वाला हिस्सा जो पैर आपके हैं वो लोअर पार्ट में हो गया। मान लेते हैं अगर ये वाला जो आपका पैर वाला हिस्सा है ये ट्रेन की सरफेस से क्या हो रहेगा, कांटेक्ट रहेगा, और बाकी जो आपका हिस्सा है वो एयर में है, मान लेते हैं वो कहाँ है, एयर में है। जब ये ट्रेन सडन स्टार्ट मूव करना स्टार्ट हुई तो हमने क्या किया, हम तो खड़े हुए थे, हमारी पूरी बॉडी क्या थी, स्टेट ऑफ रेस्ट में थी। जैसे ही ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, ये जो सरफेस था, इस सरफेस की वजह से हमारा जो पिछला वाला नीचे वाला जो भाग होगा, तो जब फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ की वजह से, तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, ये आगे निकल जाएगा, पर ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वहीं जहां पहले था वहीं पर रहना पसंद करेगा ना, क्योंकि जब तक ऊपर वाले फोर्स में, तो ऊपर वाले हिस्से में तो कोई फोर्स लगा नहीं, आपका फोर्स सरफेस पे लग रहा है, और सरफेस के टच में आपके लेग्स हैं,
सरफेस के टच में आपके क्या है, लेग्स हैं। तो लेग्स की कांटेक्ट सरफेस के होने वजह से जो फोर्स आया है वो सिर्फ लेग के ऊपर आया है। तो लेग मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन डायरेक्शन, डायरेक्शन जिस तरफ ट्रेन की डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपका क्या होगा, आपके लेग्स जो होंगे, आपके पैर जो होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पर जो आपका बॉडी का अपर पार्ट होगा वो उसी जगह पे रहना चाहेगा जहां पे वो पहले था। इसी वजह से पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है, एंड आगे पैर जो होते हैं हमारे आगे चले जाते हैं। ये जादू क्यों होता है, क्योंकि हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहां पे लग रहा होता है। मतलब ऊपर वाला पार्ट रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता था जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, और नीचे वाला पार्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया तो उसने अपने स्टेट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो रेस्ट से किस में चला गया था, मोशन में चला गया था। दूसरा देखते हैं, When a hanging carpet is beating with a stick, the dust particle start falling on it। मतलब ऐसे एक आपकी चारपाई है घर में, बढ़िया बहुत बढ़िया सी चारपाई है। उस चारपाई में कभी कभी देखा होगा, इस चारपाई के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल होते हैं। डस्ट के पार्टिकल होते हैं। जब बहुत ज्यादा डस्ट के पार्टिकल होते हैं तो आपके घर में जो प्यारी प्यारी मम्मी होती हैं, वो मम्मी क्या करती हैं, या आपकी प्यारी प्यारी जो दादी होती हैं, या आपके दादा पापा जो भी हैं, वो क्या करते हैं, एक स्टिक लेके आते हैं, स्टिक लेके आते हैं और स्टिक को बहुत तेजी से इस चारपाई के ऊपर क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट करने से क्या होगा कि जो हमारे डस्ट के पार्टिकल हैं जो इससे चिपके हुए हैं, वो देखो जब हम स्टिक करेंगे तो देखो जो इसके डस्ट पार्टिकल होंगे वो अपनी पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे, जहां पे वो थे, जहां पे वो थे वो वहीं रहना पसंद करेंगे। जब वो डंडा, जब वो जो स्टिक है वो चारपाई के ऊपर पड़ेगा तो जो चारपाई का जो सरफेस होगा वो नीचे चला जाएगा, पर डस्ट के पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। इसी वजह से जो हमारा जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। या फिर मान लेते हैं कि पार्टिकल ने एकदम से सरफेस का तो फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो रेस्ट से मोशन में चला गया, पर जो पार्टिकल था वो अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ में आएगा कि मेरे साथ धोखा हो गया है, तो वो भी किस में चलना लग, वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और वहीं से हमारा डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क्स टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री द फ्रूट फॉलन डाउन। मतलब वो हमेशा क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं ना, ठीक है। इसका भी रीजन क्या होता है, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दो एग्जांपल मैंने दिए, उससे बहुत अच्छी तरीके से आपको माइंड अप हो गया होगा कि क्या हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या बताया गया और क्या चीज होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारा कौन सा था, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था। अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, देखो उसमें जब रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। पर अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूअस टू इन द स्टेट ऑफ मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिसकी वजह से वो अपना स्टेट को चेंज कर पाए, वो हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल देखते हैं, अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल रोड does not come to rest immediately after he start पेडलिंग। मतलब अगर कोई बढ़िया साइकिल चलाते हुए जा रहा है और मैं गाना गाते हुए जा रहा, मैं निकला और साइकिल लेके और रास्ते पे फिर मैंने ब्रेक अप्लाई किया, पर ब्रेक नहीं अप्लाई किया, मैंने पैडलिंग करना तो रोक दिया पर मेरी साइकिल नहीं रुकी। उसके पीछे का रीजन क्या था कि वो जो उसने ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो ऑब्वियसली सी बात है, ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो वो जो ब्रेक के शूज होंगे वो प्रेशर, वो फोर्स अप्लाई करेंगे आपके किस पे, पहिए के ऊपर। पर जब वो चल रहा है और आपने पैडलिंग करना एकदम से बंद कर दिया तो कोई फोर्स धीरे धीरे बाइक रुक जाएगी उसके, मैं तो मानता हूँ बाइक रुक जाए, वो कार आपकी या फिर आपकी जो साइकिल है वो रुक जाएगी। उसके पीछे का रीजन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपको आपकी हवा जो होती है वो आपको क्या कर रही होती है, रजिस्ट कर रही होती है, इस वजह से वो आप धीरे धीरे करके रुक जाते हैं। अगर वो चीज ना हो तो आप कभी नहीं रुकेंगे, आप चलते चले जाएंगे। एक पैंडल मारो सीधे पहुंच जाओ अफगानिस्तान, एक पैंडल मारो सीधा पहुंच जाओ नॉर्थ अमेरिका। तो ये ऐसा सिस्टम होता है, पर ऐसा सिस्टम नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा एयर का फ्रिक्शन होता है।
तो जब तक कोई जो पैडलिंग है जो अगर मार दी तो वो रुकने का नहीं, धीरे धीरे करके ही वो रुकेगा, बढ़िया आराम से निकलता हुआ चला जाएगा वो। व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इट फॉल्स डाउन मतलब बैकवर्ड चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आपने एक सोचा कि आप क्या करते हैं, ट्रेन से कूद जाते हैं, कभी मत कूदना चलती हुई ट्रेन में, ठीक है। तो अगर आप मान लेते कि इस ट्रेन के डिब्बे से आप चलती हुई ट्रेन के, देखो ट्रेन जब आप जा रही थी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, इसी ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए थे, इस ट्रेन के अकॉर्डिंग आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे। पर जब आप कूदेंगे तो आपकी डायरेक्शन ये होगी, पर अभी भी आप उसी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेंगे जिस पोजीशन में आप थे। इसी वजह से आप जब गिरेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। आप जब गिरेंगे ये नहीं कि आप आगे निकल जाएंगे, आप पीछे की तरफ जाएंगे। क्यों पीछे की तरफ जाएंगे? क्योंकि आप ट्रेन के अकॉर्डिंग मोशन में थे, ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या थे, मोशन में थे। पर आपने जब कूदा तो आप अभी भी अपने आप को किस में रहना चाहेंगे, मोशन में ही रहना चाहेंगे। जब आप धड़ाम से गिरेंगे और आपका सर फूट जाएगा तो आप क्या होंगे, जैसे ही गिरेंगे तो आप फोर्स अप्लाई होगा तो आपको रोक लेगा। पर अगर आपको रोक नहीं पाया वो, तो वो आप क्या करेंगे, आपको क्या करेगा, वो धीरे से क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, आराम से रुक जाएंगे बढ़िया, और टहलते हुए फिर सर जो फूटा है उसमें पट्टी उट्टी करा के फिर क्या हो जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कभी भी ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से मत कूदना, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा ये चैप्टर यहाँ पे, ये इनर्शिया ऑफ दो ही तरीके थे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेसिकली वो तो आपको 11 में पढ़ना है, तो कोई दिमाग फालतू का उसमें लगाने से कोई फायदा है नहीं आप लोगों का। यहाँ बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन इसके भी हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ इनर्शिया इज मोर इन, किसमें होगा, कार में होगा, ट्रक में होगा, हॉर्स कार्ट में होगा कि टॉय कार में होगा? होगा सब में, इनर्शिया सब में होगा, पर ट्रक में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? कार में भी नहीं होगा, हॉर्स कार्ट में भी नहीं होगा, टॉय में नहीं होगा, क्योंकि ट्रक का इन सबसे कंपैरिजन करें तो ट्रक का मास सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मास किसका होगा? ट्रक का होगा। तो मास ज्यादा, तो उसे इनर्शिया क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसको बहुत मुश्किल होगा उसके रेस्ट को मोशन में चेंज करना, और रेस्ट मोशन को रेस्ट में चेंज करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, द टेनिस बॉल एंड द क्रिकेट बॉल बोथ आर स्टेशनरी, मतलब रखे हुए हैं, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है छोटी सी, ठीक। द स्टेट मोशन द to start motion in then are less force is required to in for the cricket ball than for the tennis ball। कम फोर्स लगेगी क्रिकेट बॉल में इन कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द टेनिस बॉल देन द क्रिकेट बॉल। ये टेनिस बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है। सेम फोर्स इज रिक्वायर्ड, दोनों में बराबर फोर्स लगेगी। नथिंग कैन बी सेड, हम कुछ नहीं कह सकते, नोटा की तरफ जाना पसंद करेंगे, हम कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं। हम जीवन में बहुत परेशान हो सकते हैं, मुझसे मत पूछिए कि मैं कौन सा ऑप्शन लूं। नथिंग कैन बी सेड, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि सर ने इतनी अच्छी तरीके से मुझे बता दिया है कि मैं इसके और कुछ बताना चाहता हूं कि जो लेस फोर्स अप्लाई होगा रिक्वायर्ड फॉर द टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल का जो मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। मास ऑफ टेनिस बॉल क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू मास ऑफ, क्या होगा, मास ऑफ क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो लेस फोर्स किस में लगेगा, टेनिस बॉल के अंदर लगेगा। एक एक उंगली से आप लोग टेनिस बॉल को उड़ा सकते हैं, ठीक है। ये सब काल्पनिक है, कृपया अपनी जिंदगी से इसको जोड़ने की कोशिश न करें। अ फोर्स इज नीडेड, क्या नीडेड, जिंदगी में जैसे आपको वो चाहिए वैसे फोर्स के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले बात करें चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, तो पढ़ा पढ़ा कुछ लग रहा है। कीप द बॉडी इन मोशन, सिर्फ मोशन में तो कह नहीं सकते। कीप द बॉडी इन स्टेशनरी, सिर्फ रोके, मतलब रेस्ट पे, अगर मैं इसको रेस्ट भी बोल दूं कि बॉडी इन रेस्ट, तो ये भी आधा अधूरा है। आधा अधूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, ना ही आधा अधूरा स्टेटमेंट किसी काम का है। कीप द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट, अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट कर दोगे तो उसे क्या लेना देना फोर्स का, क्या है जिंदगी में, क्या ही लेना देना उससे। तो सबसे पहला जो हमारा ये ऑप्शन अधूरा था, ये भी ऑप्शन अधूरा था, ये एक बेतुका था। हमारा सबसे जो सटीक है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो गया आंसर, ठीक। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? सबसे पहला सवाल आता है कि हमारा लीनियर मोमेंटम होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो द फोर्स नीडेड, जो फोर्स हमारा नीड होता है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं,
द फोर्स नीडेड, और पेन चेंज कर लेते हैं, ये हुई ना बात, ठीक। द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ डेफिनेट टाइम डिपेंड्स ऑन बोथ, किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, ऑन द मास ऑफ द बॉडी, किस किस चीजों पे, हमारा सबसे पहले किस पे डिपेंड होगा, मास पे, और दूसरी चीज है किस पे, वेलोसिटी पे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब फोर्स नीडेड टू स्टॉप, हमें कोई ऑब्जेक्ट को अगर स्टॉप करना है जो मूविंग कर रहा है, बॉडी मूविंग बॉडी है, डेफिनेट टाइम में, जो डिपेंड किस पे करेगा, मास ऑफ द बॉडी और उसकी जो वेलोसिटी होगी। तो आगे हम देखें कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी जो हमारा बेसिकली होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ही हमारा क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। जिसका अगर हम एक एग्जप्शन करते हैं फॉर अ बॉडी जिसका मास m है, मास हमारा क्या है, इसका m मास है, ठीक, और मूविंग कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसका लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। और मैंने डेफिनेशन में भी आप लोगों को बताया है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो और चीजें हैं जो लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज है कि लीनियर मोमेंटम हमारी कौन सी क्वांटिटी होता है, तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का कहने का मतलब क्या है कि इसके पास हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, वेक्टर के लिए मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले चैप्टर में, इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ साथ इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो वो क्वांटिटी हमारी कौन सी कहलाती है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो क्वांटिटी हमारी कौन सी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लीनियर मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हमारा ये कौन सी क्वांटिटी होगा, लीनियर मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ बॉडी along द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज along द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो डायरेक्शन होगा मोशन का वो हमेशा along द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के होना चाहिए। अगर हम SI यूनिट की बात करें मोमेंटम की, तो इससे पहले अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था, फॉर्मूला मैंने निकाला था P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। तो मास का क्या होता है, kg होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाती है, kg मीटर पर सेकेंड, या kg मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं। अभी देखो मैंने प्यारा सा एक डायग्राम लिखा हुआ है, ये एक हमारी एक प्यारी सी रेलगाड़ी का डिब्बा है जो कूदते कूदते जा रहा है, और ये पटरी पे चलता जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v वेलोसिटी है। इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। तो ये जब v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mv। और मैंने वेक्टर का साइन लगा के भी रखा है क्योंकि हमारा एक लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब आगे बात करें, अब चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहली चीज होती है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। देखिए चेंज इन मोमेंटम को हम लोग, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, किससे, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम में चेंज होगा तो पूरे mv में जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट कभी भी मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी मास जो होता है वो चेंज नहीं करेगा, तो मास हमेशा बाहर आ जाता है चेंज के, और चेंज किस में होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। जब कभी भी हम मोमेंटम में चेंज दिखाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी में चेंज को दिखाना पड़ेगा। डेल्टा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज को, स्मॉल इसमें चेंज को, और कई कई बुक में डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज को। तो ये डी होता है स्मॉल चेंज को, और डेल्टा हम नॉर्मल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें नॉर्मल चेंज करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी के ऑब्जेक्ट के चेंज में दिखाना होता है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है, डेल्टा। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट चेंज इन मोमेंटम से रिप्रेजेंट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम। एम हमारा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम चेंज किस में करेंगे, हम बदलाव किस में करेंगे, बदलाव हम करेंगे वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। सिर्फ हम किस में वेलोसिटी चेंज करेंगे, वेलोसिटी के अंदर चेंज करेंगे। अब आगे बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें तो अगर इसको देखने से पहले मुझे अज्यूम करनी पड़ेंगी एक दो चीजें, तो हम बेहतर तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपने अज्यूम करने का जो क्राइटेरिया है वो अपना इंक्रीज कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में
है लेट अ फोर्स एफ। हम मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या के है, उसके पास जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी जिसके पास मास एम है और टाइम टी है, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी। यू मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, यू हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी होती है इनिशियल, और वी हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी। ये मैं बार बार आपको रिकॉल कराता हूँ क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसी वजह से मैं इसको बार बार रिकॉल कराता हूँ कि u इज अ इनिशियल वेलोसिटी और v हमेशा क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी mu आएगा, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी आएगी mv। ठीक, अगर इसके चेंज को निकालना है तो चेंज को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, और अगर आपको चेंज निकालना है तो आप एक और होता है चेंज का फॉर्मूला, फाइनल माइनस हमें क्या करना पड़ता है इनिशियल। ये हमारा क्या थी फाइनल थी और ये हमारी कौन सी थी इनिशियल थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो वो भी हमें क्या बताता है चेंज को बताता है। यहाँ m हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और v माइनस यू, और v माइनस यू के चेंज को हम क्या लिखेंगे v, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के हमारा क्या कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा ma के बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma के बराबर आ जाएगा। इसके पीछे का भी रीजन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम लोग लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो विद रिस्पेक्ट टू वो टाइम लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता है t से डिवाइड करना पड़ता है। और जब v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है। इसी जगह पे हमारा मैंने क्या पुट किया है एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन टी सेकेंड, टी टाइम हमने लिया था तो टी सेकेंड के लिए हमने टी से डिवाइड किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। इसी को जब हमने प्रूव किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी किसके बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू दैट फोर्स प्रोवाइडेड दैट द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स क्या रहती है कांस्टेंट। तो हमने अभी बोला था मास हमेशा क्या रहेगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, कभी भी कोई चीज हम प्रूव कर रहे हैं तो मास नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि मास अगर चेंज करेंगे, क्योंकि मास का एक और रिलेशन होता है, मास का एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है तो हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पे हम जो हमारा मास एम नॉट जो हमने लिखा है वो मास ऑफ द पार्टिकल होता है जब बॉडी किस में रहती है रेस्ट में रहती है, बॉडी किस में रहेगी रेस्ट में रहेगी, तो उसको हम डायरेक्टली एम नॉट को अगर हम रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो नीचे वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा हमारा ये जीरो डिवाइड बाई सी हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई सी, तो हमारा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस वन वन आ जाएगा, और वन का रूट अंडर रूट क्या होता है वन होता है, तो m बराबर किसके हो जाता है m बराबर हो जाता है एम नॉट के। इसी वजह से हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर लेते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आपको बताना है तो वो प्रोडक्ट होगा मास ऑफ द बॉडी, साथ साथ किसका प्रोडक्ट होगा acceleration produced in it due to that force provided that the mass of the body remains क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को टाइम नहीं देता हूँ नोट करने का, और टाइम मैं इस वजह से नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोगों को जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आपको नोट करना है नोट करेंगे तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप साथ ही साथ क्लास के वीडियो को नोट लेक्चर नोट करते हुए प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लास्ट में इसकी शीट जो होगी, इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आपको अगर जानना है तो आप सिंपली से टेलीग्राम पे जाइए, वहां सर्च करिए मिस्टर फिजिक्स विशाल मिश्रा, आपको पहला ही चैनल मिल जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा क्या है भौकाल है थोड़ा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे भी थोड़ा भौकाल मचा दीजिए, चैनल वाला सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन क्या होती है। अब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूडेड दैट कि जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी में, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन ऑफ अ गिवन मास,
वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाई टू हिम। तो हमने एक पहला निकाला कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी या बाय अ बॉडी, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। जब कंडीशन एक दूसरी और है, मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ाया, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। एम कांस्टेंट रखेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए के होगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए। अच्छा, अब the force needed to produce in a given acceleration in a body is directly, जब फोर्स नीडेड होता है तो प्रोड्यूस अ गिवन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देने के लिए, तो वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। तो हमने यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन रिमेन्स क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन जब सेम करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए हो जाएगा। जब हम एक्सेलरेशन को सेम रखेंगे तो हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के हो जाएगा। कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई कर जरूर करनी चाहिए। पहले केस में मास कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरे केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब दोनों पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इस केस में हमारा मास कांस्टेंट होना चाहिए, इस केस में हमारा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम ए के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट लेके आएगा, और इस कांस्टेंट की बाद में वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली, वन कंसीडर कर ली। कांस्टेंट की वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, वन कंसीडर कर ली। और इस के पीछे का भी राज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वहां पे आप लोग जाके देख लीजिएगा कि के का क्या रीजन होता है कि के को वन कंसीडर किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो क्या कंडीशन होती है, एग्जैक्ट हमारी जो फॉर्मूला होता है एफ का वो ये होता है। और यहाँ पे के पुट करने का रीजन होता है, जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। जाना है, वीडियो खत्म होके आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जाते वैसे भी नहीं है चैनल पे, तो इसी बहाने कम से कम मेरे चैनल की थोड़ी सफर तो कर लेंगे। ठीक, तो हमारा के की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो के की वैल्यू जैसे ही वन आएगी तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए के बराबर आ जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने प्रूव किया, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। अब अगर हम बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ की, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ दिखे, सबसे पहली चीज है अगर हम इसके आगे देखें तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोगों को बताया जब मैंने क्या किया है, अल्टरनेट फॉर्म में यूज किया हुआ है। अल्टरनेट में जब हमने यूज किया हुआ है उस केस की बात करी हमने। इससे पहले वाला केस देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर। न्यूटन सेकंड डेरिवेशन के फॉर्म में मैंने ये देखा है, और जब डेरिवेशन के फॉर्म से आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेशन के फॉर्म में हमारा ये आया था, और ये आने के बाद अब हम लोग थोड़ी यूनिट वगैरह भी इसकी देख लेते हैं। तो हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और एक और यूनिट यहाँ से एफ इज टू क्या होता है, एम ए होता है। देखो एफ इज टू मास क्या होता है, यूनिट केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक यूनिट ये भी निकल के आती है फोर्स की, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन न्यूटन, इसको ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। न्यूटन ने दिया था भैया, तो उनके नाम के लिए, उनकी याद के लिए, तरोताजा करने के लिए मैंने उनकी नाम की क्या रख दी, मैंने नहीं रखी भाई साहब, मुझे माफ करना। ठीक है, मैंने नहीं रखे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि फोर्स की जो यूनिट थी वो क्या कर दी, न्यूटन रखी। ठीक, अब जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारी आती है, डिराइव्ड यूनिट जो आती है वो वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। अच्छा, एक और रिलेशन आता है डाइन, और डाइन की यूनिट जब हम ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड में देखेंगे तो वन डाइन इज इक्वल टू क्या होता है, वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और चीज होता है कि वन न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये डायरेक्टली वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन न्यूटन किसके कितने मीटर कितनी डाइन के बराबर होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसके 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़े।
अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अभी मैंने डेरिवेशन के फॉर्म में देखा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए न्यूटन का अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन ने बेसिकली हमें सेकंड लॉ के अंदर ये बताया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के बराबर होना चाहिए। किसके, ये तो हमारा सिंथेसाइज फॉर्म आया अब, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि मास हमेशा क्या रहना चाहिए, मास हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मास हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो फोर्स जो होगा वो बेसिकली बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम। अच्छा मोमेंटम का इससे पहले मैंने फॉर्मूला देखा, अभी क्या होगा मोमेंटम का, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अच्छा मास को मैंने कांस्टेंट रखा तो मास को भैया बाहर निकाल लो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, और डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था रे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए भी आ गया। तो यह भी हमारा एक मेथड है टू प्रूव न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने दो फॉर्मेट देखे। सबसे पहला मैंने डेरिवेशन वाला फॉर्मेट देखा, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में मैंने देखा, फिर उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया, इसको प्रूव करने के बाद ये स्टेटमेंट निकल के आया कि स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, जो फोर्स के। अब मोमेंटम की जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला रखेंगे, एम वी होता है, ठीक, और हमारा डेल्टा टी, और यहीं से मैंने मास को अगर मैं कांस्टेंट रखा तो मास को बाहर निकाल दिया, डेल्टा v बाई डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट k आएगा जो किसके बराबर होगा, ma, और k की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से f के बराबर आ जाता है, ma के बराबर आ जाता है। अच्छा पहली चीज हमने ये सीखी थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि फोर्स होता क्या है। मैंने उसमें जब मैंने डेफिनेशन आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की बताई थी तो उसमें मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट they stay in a rest, when object in a motion they stay in a motion until and unless an external force is not an applied। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे अप्लाई नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये हमारा कौन सा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें बेसिकली पता चला था कि फोर्स क्या होता है, हमें एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पता था कि फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा। सेकेंड लॉ हमें बेसिकली क्या बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, बेसिकली हमें वो क्वालिटी को बताता है और ये क्वांटिटी को बताता है कि फोर्स किसी बॉडी पे कितना लगेगा, वो हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है। और बेसिकली हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि हाउ मच ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो कितना फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा जिससे ऑब्जेक्ट अपनी मतलब अपने आप में फोर्स लगने की वजह से अपनी स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब यू द क्वालिटी ऑफ फोर्स और न्यूटन सेकेंड लॉ इज डिस्क्राइब यू द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ये चीज हमेशा कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, शायद मैं एमसीक्यू भी कराऊं तो उसमें आप लोगों को मिले। तो ऑब्टेन द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ अ बॉडी। अब हमें सेकेंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव करना है, ठीक। अब देखो मैंने सेकेंड लॉ क्या निकाला कि एफ इज टू क्या होता है, एम ए होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के मैंने फोर्स जीरो कर दिया तो वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। मास से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मास ऑलरेडी मैंने शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि मास हमेशा यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना सेफ जोन में है, मास अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए है क्योंकि बोला कि भैया मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग जो भी करना चाहते हो वो करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहना है, जो करना है वो करिए, बस मुझे एक कांस्टेंट कॉर पे एक उपाधि दे दीजिए, मैं चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फोर्स ऑफ अ बॉडी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली सी बात उस पर एक्सेलरेशन ही नहीं लगेगा। तो अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट अपनी
कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा, तो यही तो मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया था कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये न्यूटन का क्या था, फर्स्ट लॉ था। अब आगे देखें क्या है हमारा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। आप लोग मैच खेलते ही होंगे। While catching a ball, the cricketer withdraws his has along with the force। ये बेसिकली हमारा मुझे लग रहा है कि ये इम्पल्स का भी हमारा कहलाता है कि इम्पल्स में भी एग्जांपल आता है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शायद ये इम्पल्स वाले में केस में भी आता है। अगर इम्पल्स आप लोगों में होगा तो जरूर बताया जाएगा। तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ में भी आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट, जब कभी भी जो हमारा क्रिकेट जो प्लेयर होता है वो कैच लेने के लिए जाता है, तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ विड्रॉ करता है, ताकि जब विड्रॉ करने के पीछे का रीजन क्या होता है कि हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो फोर्स आ रहा है, तेजी से जो फोर्स आ रहा है, उसको बैलेंस कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली मोशन किसके होगा, फोर्स के होगा। और मोमेंटम में मैंने क्या पढ़ा था कि मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी किसके होगी, फोर्स के होगी। तो वेलोसिटी को रिगेन करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपना हाथ को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं फ्रॉम हिज हैंड अलोंग विद द बॉल। अब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, एथलीट ऑफ्टन लैंड ऑन द सैंड और फॉर्म आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। ऑब्वियसली सी बात है, लैंड पे सैंड करेगा तो क्या करेगा, लॉन्ग जंप के लिए वो क्या करेगा, ऑफ्टन लैंड एथलीट क्या करेगा, सैंड और फॉर्म पे आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेगा तभी तो वो सैंड पे हमारा उस पे कर जंप कर पाएगा। वाइल ग्लास वेसल्स फॉल ऑन द हार्ड सरफेस, कोई भी ग्लास सरफेस होता है अगर हार्ड सरफेस पे गिरता है तो दे ब्रेक, वो हमेशा क्या होता है, टूट जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। अब कभी भी अगर ग्लास टूटे तो पूछ लेना, घर वाले आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो कहना ना बिकॉज ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ये हमारा ग्लास क्या हो गया, ब्रेक हो गया। बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे आर फॉल ऑन द कारपेट। पर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कारपेट पे गिरेगा तो वो जैसे ही वो कारपेट पे गिरेगा तो वो थोड़ा सा अपना शेप को कारपेट क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। चेंज करने की वजह से जो फोर्स होता है वो धीरे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। पर हार्ड सरफेस पे कोई वेलोसिटी रिड्यूस होना नहीं है, तो वो जैसे ही गिरता है वहां वैसे ही वो तुरंत क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वहां पे तुरंत न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, काम करने लगता है। ठीक है, तो ये तीन प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल थे हमारे। अब इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताया गया, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया है कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के द्वारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के द्वारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, तो मास कितना हो, यहाँ पे आई थिंक 0.8 होना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 0.8 kg होगा। ठीक है, तो अगर मास हमारा कितना दिया गया है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ नोट कर लेना। मास हमारा कितना है, 0.8 kg। एक्सेलरेशन हमारा कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, मैंने अभी बताया था एफ इज इक्वल टू किसका होता है, आसान सा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए, फिजिक्स का सबसे आसान फॉर्मूला यही है। इससे आसान तुमको कुछ मिलेगा नहीं फिजिक्स में। मास कितना है 0.8 और इनटू करेंगे किसे, 2 से, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, और 2 5 का कितना होता है, 10 होता है, तो 8 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई जब हम 5 करेंगे तो लगभग कितने टाइम जाएगा, 1.6 समथिंग न्यूटन इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमने पढ़ा ही था कि फोर्स का हमारा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर कितना फोर्स अप्लाई होगा, बॉडी रिक्वायर्ड होगा कि प्रोड्यूस, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास ऑफ द बॉडी कितनी है 0.8 kg है। तो सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए, सब कुछ पुट कर दिया। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ एक 0 आएगा। 2 5 10 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 5 हमारा कितने बराबर होगा, 1.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें मैंने क्या बोला है कि द फोर्स एक्टिंग
फॉर अ 0.1 सेकेंड। जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे उसका जो टाइम पीरियड है, लिखते चलते हैं साथ में, जो टाइम पीरियड है वो कितना है 0.1 सेकेंड का टाइम दिया गया है। अब बॉडी ऑफ मास कितना है 1.2 kg, मास बॉडी का कितना है 1.2 kg। और इनिशियली है मतलब u हमारा क्या है 0 है, इनिशियली वो रेस्ट पे है तो u 0 है, और द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 2 मीटर इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा फोर्स लगा है कि 2 मीटर तक, मतलब लगभग 1 सेकेंड तक बॉडी ने मतलब अपना फोर्स को सीज करने के लिए कितना टाइम लिया है, 1 सेकेंड का टाइम लिया है। और उतना सीज करने में उस बॉडी को, जो मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ में बताया था ना आप लोगों की, जब कारपेट पे वो गिरेगा तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड का टाइम लगा, और 1 सेकेंड का टाइम लगा। पहले स्टार्टिंग में 0.1 सेकेंड लगा ही था, पर और 1 सेकेंड का टाइम लगा, 0.1 के बाद 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। एक बार आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। वेलोसिटी मैंने कितनी रखी है यहाँ पे, हाँ शायद यहाँ पे वेलोसिटी हमारी जब फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी तो कितना आएगा 2 मीटर, ये वेलोसिटी हमारा कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब ऑब्जेक्ट सीज करेगा तो उसको कितना वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए हमें ऑब्जेक्ट सीज कराना पड़ेगा। टाइम कितना लग रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर में 1 सेकेंड में, तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। 2 मीटर, क्योंकि टाइम कितना लगा 1, और डिस्टेंस कितना चल रहा है वो, तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया v = 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब एक्सेलरेशन की बात करें, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है चेंज इन टाइम, या हम डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ बॉडी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 2 थी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 थी, और टाइम कितना लग रहा था 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा था। तो 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पॉइंट है हटेगा तो ऊपर 20 आ जाए 0 आ जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि गंगाधरी शक्तिमान था, नहीं, F = ma, तो F = ma रखेंगे तो मास कितना है बॉडी का 1.2 kg, और एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला कितना है 20। पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 0, 0 से 0 कट गया, और 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और न्यूटन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ 0.1 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 0.1 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, और उस बॉडी का जो मास है वो 1.2 kg है। इनिशियली वो रेस्ट पे है, फिर उसके बाद फोर्स देन सीज टू एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू 2 मीटर, उसको सीज करने के लिए, उस फोर्स को सीज करने के लिए, रोकने के लिए वो बॉडी 2 मिनट तक, लगभग 2 मीटर तक 1 सेकेंड के लिए ट्रैवल करती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, टाइम 0.1 सेकेंड है, मास 1.2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, और मैंने क्या किया v = कितना निकाला, वेलोसिटी कैसे निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना था 2 मीटर था, और टाइम कितना लगा था तब 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आज सबसे पहले हमें F = ma में ए दिया नहीं गया तो ये फाइंड आउट करेंगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम होता है। तो 2 - 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.1, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 आने की वजह से यहाँ पे 12 इंटू क्या हो जाएगा, अब F = ma रखा, 20 हमारा एक्सेलरेशन आया, सब कुछ पुट किया, पॉइंट हटाया तो यहाँ 0, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर इसका कितना आ गया 24 न्यूटन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी ज्यादा लेंथी है। मैं लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, सबसे पहले आसान कराया, फिर मीडियम क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक एक करके निकालते हैं 5 पार्ट्स। सबसे पहले बोला जा रहा है बॉल है जो मास कितना है उसका 10 ग्राम है, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं पे इसको बता दे रहा हूँ। मास हमारे पास कितना है 10 ग्राम है,
इज मूविंग विद वेलोसिटी कितनी है मीटर पर 50 मीटर पर सेकेंड ऑन अपलाइन। अब देखो एक चीज गड़बड़ है, यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और मास हमारा ग्राम में दिया गया है, ये कुछ बात बन नहीं रही है। तो इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले केजी में, ये बात हमें कुछ खटकी तो मैंने तुरंत इसको चेंज किया। अच्छा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कैंसिल कितना आएगा 0.01 केजी, इसका क्या आ जाएगा 0.01, इसका केजी क्या आ गया मास। वेलोसिटी कितनी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन अ बॉल फॉर अ 2 सेकेंड। तो टाइम हमने कितना लिया है 2 सेकेंड का टाइम लिया है। इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी एक्वायर्स कर ली 70 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये हमारी जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो फाइनल होगी 70 मीटर पर सेकेंड। पहले ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था जिसका मास 0.01 केजी है, पर दो सेकेंड के लिए मैंने उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। तो बताओ बॉडी पे जो रिगेन कर लिया बॉडी ने वो कितना किया, ये सॉरी यहाँ पे 50 है, 5 मैंने लिखा 50, बॉडी ने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली 70 कर ली। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था जब डेरिवेशन कर रहा था मैं, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल हमें क्या रखना पड़ेगा, वेलोसिटी रखना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी गई है, फॉर्मूला तो सेम है, p इक्वल्स टू mv होता है, p इक्वल्स टू क्या होता है mv होता है, इसको रफ करे दे रहा हूँ फिर से लिखता हूँ, p इक्वल्स टू क्या होता है mv होता है, पर यहाँ v नहीं होगा यहाँ u होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोमेंटम हमें क्या निकालना है इनिशियल निकालना है। तो p इक्वल्स टू मास कितना है 0.01 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। देखो वो 0 पॉइंट तो नीचे 100 आएगा, 100 से डायरेक्टली ये कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना होता है 0.5। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमें निकालना है फाइनल मोमेंटम। फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, mv रखना पड़ेगा। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास, मास कितना है 0 पॉइंट मास, मास कितना होता है, वेलोसिटी कितनी दी गई है फाइनल वेलोसिटी 70, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 7 बाई क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 7 बाई 10 कितना होता है 0.7 केजी मीटर पर सेकेंड होगा इसका यूनिट। तो ये हमारा क्या था सेकेंड पार्ट था। इसको मैं रफ कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो ये तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। ठीक, अब देखें थर्ड पार्ट इसका, देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा। पहले इसको रफ कर लेते हैं, तब तक की गहरी सांस ले लीजिए आप लोग। हाँ, थर्ड की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में मैंने ही अभी बताया था फॉर्मूला, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करते हैं। अच्छा, फाइनल मोमेंटम हमारा कितना आया है 0 पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। अब देखो 0.7 मोमेंटम फाइनल था और 0.5 हमारा इनिशियल था, और टाइम कितना लग रहा था, टाइम बताइए, टाइम कितना लग रहा था 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों में करने में उसको। ये पार्ट हमारा कौन सा है 3 पार्ट है। ठीक, अब 0.7 में से 0.5 अगर जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा कितना आएगा 0.7 में से 0 पॉइंट कितना आएगा 0.2 आएगा, और 0 पॉइंट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ क्या आ गया 10 आ गया, तो डेल्टा पी की वैल्यू 1/10 मतलब क्या होता है 0.1। और मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम हमारा किस में आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। मोमेंटम हमारा किस में आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली ओशन हमारा फोर्स के भी होता है, तो इसको हम एक और भी बोल सकते हैं कि ये 0.1 न्यूटन भी हो सकता है, और इसकी यूनिट न्यूटन भी हो सकती है। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन भी हो सकती है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, आगे चले फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा पार्ट क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल।
बॉल पे एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन फोर्थ पार्ट में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 70, u कितना है 50, डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड का टाइम है। तो 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया फोर्थ हो गया। और जब लास्ट पार्ट की बात करें जो हमारा कौन सा है फिफ्थ पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट कौन सा है फिफ्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, तो वही फॉर्मूला फिफ्थ वाले केस में सेकेंड लॉ का F बराबर क्या होता है ma होता है। F इज इक्वल टू मास कितना है बॉडी का, मास कितना है 0.01 kg है, और एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला कितना आया है 10 आया है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0.1 न्यूटन आएगा। देखो ये और ये सेम है, 0.1 न्यूटन यहाँ भी आया था और 0.1 न्यूटन यहाँ भी आया है। तो हमारा फोर्स कितना बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा 0.1 न्यूटन अप्लाई होगा। ठीक, समझ में आ गया। इनिशियल मोमेंटम था तो इनिशियल वेलोसिटी रखी, फाइनल मोमेंटम था फाइनल वेलोसिटी रखी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम में हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, रखा पुट किया आंसर आ गया। और चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वो भी मैंने पुट कर दिया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया। सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बताया कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज है, अगर वो चीज पे कोई भी एक्शन लगेगा तो अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर जिंदगी में किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बुरा होगा, इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये न्यूटन का क्या था थर्ड लॉ था। ये हमारी फिजिक्स की दुनिया में भी अप्लाई होता है और हमारी डेली बेसिस लाइफ में भी अप्लाई होता है कि आप अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक ना एक दिन आप खुद के गड्ढे में जाके जरूर गिरोगे। ये हमें कहावत सिखाई गई थी। तो वही कहावत को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यूटन ने बताया कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिर्फ थर्ड लॉ के अंदर आपको यही पढ़ना है कि हर फोर्स के ऊपर, जैसे मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर अगर एक बॉल फेंकी जाती है तो ये बॉल यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद फिर से क्या होगी वापस आ जाएगी। तो जब इसने फोर्स लगाया तो बॉल ने भी रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल क्या हुई वापस चली गई। ठीक है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमारा क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, अ बुक ऑन अ टेबल। अगर एक बुक, सिंपल सी बुक, आपकी प्यारी बुक जिसको आप कभी उठा के पढ़ते नहीं है, उस बुक को आपने अगर टेबल पर रख दिया तो इस टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जो हमारा कितना होता है mg होता है। कितना होता है, इस नीचे लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है mg होता है। ठीक इसी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है जो इस बुक को क्या करता है बैलेंस करता है। देखो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ mg लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, तो इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ क्या आया नॉर्मल फोर्स भी आया। ठीक है, आगे बढ़े, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हमारा। हाँ, अब आप बैठे हुए हैं, मम्मी ने आपकी जोरदार पिटाई कर दी। अब आप गुस्से में गए और वॉल को एक तरीके से आप क्या करने लगे फोर्स के देके धक्का देने लगे। यहाँ पे आप इसको फोर्स देके कि मैं अब दीवार तोड़ दूंगा, मैं अब हल्क हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ अब मैं हल्क हो गया हूँ, मैं दीवार तोड़ के मैं निकल जाऊंगा इस घर से, मुझे नहीं रहना। तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है कि, तो जब आप एक फोर्स लगा रहे हो, मान लेते हैं आप एफ फोर्स लगा रहे हो, तो अपोजिट रिएक्शन में जो वॉल भी होती है वो समथिंग फोर्स क्या अलग करती है अप्लाई करती है, तभी हमारा जो फोर्स और वॉल का फोर्स क्या हो जाता है बराबर हो जाती है, और वॉल वहीं की वहीं स्टैंड होती है, वो आपके फोर्स लगाने से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी डुलेगी। ठीक, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अलोंग अवे फ्रॉम द शोर। शोर मतलब है कि अगर मान लेते हैं आप प्यारी सी नाव में बैठ के जा रहे थे, अब आपका जो नाव थी, अब आपका एक स्टॉपेज आ गया और आप ना उस नाव से उतरने लगे। तो आप जब एक पैर रख के नाव से दूसरे अपने स्टॉपेज पे जाएंगे तो ये इस वाले पैर से तो आप आगे तरफ जा रहे हैं,
इस वाले पैर से अपोजिट रिएक्शन में फोर्स ये बोर्ड को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, वो भी यहाँ सेम कॉन्सेप्ट रख रहा है। तो ये कौन सा नियम होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। और लास्ट बमबारी करते हैं, यूपी वाले शांत हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को गन देख के उत्सुक क्या कहते हैं, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है। ठीक है, बेसिकली मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, एक बुलेट जब फायर करी जाती है गन से, तो थोड़ा सा आपने अपने घरों में देखा होगा, अपने पापा को या अपने फादर को या अपने दादाजी को देखा होगा, जब वो बुलेट को फायर करते हैं तो हल्का सा उनको क्या होता है, हाथ पीछे की तरफ आता है, हल्का सा वो लोग क्या करते हैं, उनका फोर्स क्या होता है, पीछे की तरफ ही रिगेन करता है। इसी वजह से वो क्यों होता है, क्योंकि जब बुलेट फायर हो रही होती है तो इस बुलेट ने, जब बुलेट फायर हुई तो एफ फोर्स से बुलेट क्या होती है, फायर होती है, क्योंकि इसी के ठीक अपोजिट रिएक्शन में फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है, जो हमें हमारे हैंड पे महसूस होता है, जो हमारे हैंड को हल्का सा पीछे की तरफ क्या करता है, वह पीछे की तरफ धक्का देता है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल बताऊं, आपकी डेली बेसिस लाइफ पे, जैसे मान लिया आप जा रहे हैं और आपकी किसी से लड़ाई होगी, और उसने क्या किया, आपको एक खींच के एक स्लैप दिया, एक खींच के दे दिया, तो आपका जो सर मुंडी होगी, आपकी जो सर होगा, वो बहुत ही, जितनी तेजी से वो मारेगा उतनी तेजी से वो क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी वजह से वो चीज होती है। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड करते हैं, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो अपनी जो सीट की पेटी है उसको बांध लीजिए और बढ़िया से एक क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है हमें, बताइए क्या बताता है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है, डिफाइंस द फोर्स, डिफाइन द फोर्स, सबसे पहले क्वालिटी की है, क्वांटिटेटिवली की है, एक्सप्लेन द वे ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और तीसरा हमारा है गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारा क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। क्योंकि हमने अभी बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, action and reaction act on same body in a opposite direction, different bodies in a opposite direction, different bodies but in the same direction, और same body in the same direction। क्या होता है, सेम बॉडी पे होता है, सेम बॉडी पे होता है पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब यही सेम बॉडी होगी, इस पे इधर की तरफ लग रहा है तो उधर से जब फोर्स आएगा तो ये इधर की तरफ, तो यही हमारा क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। अब हमारा है ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन। सबसे पहली चीज है, आप लोग सांस ले लीजिए, तब तक आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा प्यास लग रही है मुझे। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर से। तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल चुका होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने पहले फर्स्ट लॉ दिया, फिर सेकंड लॉ दिया, फिर थर्ड लॉ दिया, फिर भी वो नहीं रुके, फिर उन्होंने ग्रेविटेशन का भी लॉ दे दिया। ग्रेविटेशन के लॉ में उन्होंने दो चीजें सबसे पहले बताई कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बॉडीज
बीच में लगेगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको बेहतर तरीके से एक फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये आपके पास सामने एक फिगर बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा वो हाइड हो गया है 1/r²। देखो एक बॉडी है जिसका मास क्या है, ये वाली बॉडी है जिसका मास क्या है m1 है, और ये वाली बॉडी है जिसका मास क्या है m2 है। और अच्छे से समझाते हैं, ये मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं बढ़िया खड़े हैं, और ये आपकी दोस्त है, ठीक, ये आपकी दोस्त है, ठीक, ये आपको बढ़िया देख रहे हैं, आप उसको बढ़िया से आप इसको देख रहे हैं। ये थोड़ा पैर ऊपर हो गया ना इसके सॉरी। हाँ, ये आपकी एक दोस्त है जो आप दोनों की नज़रें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। अब मान लेते हैं आपका जो मास है वह m1 है और आपकी जो दोस्त है उसका मास क्या है m2 है। अब एक दूसरे से ये दूरियां सही नहीं जा रही हैं, पर डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं कि आप एक दूसरे से 8 डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो आप दोनों में जो फोर्स है, जो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके मासेस से, आपके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका अगर मास बढ़ा दिया जाए तो आपका फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आपके बीच की दूरी को घटा दिया जाए, आपकी बीच की दूरी को अगर मैं घटा दूं तो फोर्स उतने ही टाइम्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है कि डिस्टेंस में घटाता चला जाऊंगा और आप पास आ गए इसके, ये दूरियां सही नहीं जा रही तो आप लोग इसके पास आते चले गए, तो आपके अंदर का जो प्यार होगा वो और तेजी से क्या करेगा, बढ़ेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। ठीक ठीक है, तो वही सेम यही यहाँ भी होता है कि न्यूटन ने क्या बताया हमें, न्यूटन ने हमें बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। सबसे पहली चीज हमें क्या बताई न्यूटन ने कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं कंबाइन करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी क्या होगा, g होगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और जी हमारा जहाँ पे होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। व्हाट इज जी, जी इज अ जीजा नहीं, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। आप लोग फिगर बना लीजिए और फिगर बना के ये पूरा एक जो डेरिवेशन है आप लोग कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब इस फोर्स पे इस वाली मास जिसका मास m1 था उसके पास फोर्स F1 लग रहा था, दूसरा वाला मास के पास फोर्स F2 लग रहा था, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जहां जी की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू जी की निकाली गई तो आई 6.67 इंटू 10 की पावर, ये तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है पर हम अज्यूम के तौर पे कहीं कहीं बुक में 6.7 लिखी होती है, कहीं पर 6.67 लिखी होती है, तो वो आप लोग मैनेज कर लेना, उसमें गलत नहीं होता है। 10 की पावर -11 मीटर क्यूब केजी सेकेंड स्क्वायर, केजी सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी यूनिट होती है किसकी, हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी की वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का। अब देखो, in fact regarding the gravitational force it is important to notice that the gravitational force between the two bodies ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसमें मतलब रिपल्शन का कोई केस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्शन हो जाता तो हम इस अर्थ पे एक तरीके से वॉक करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता कि अगर भी थोड़ा सा भी हमारा सन का ग्रेविटी चेंज होता या मून की ग्रेविटी चेंज होती तो तुरंत का तुरंत हमारा क्या हो जाता, रिपल्शन या का केस आता तो हम लोग हवा में उड़ने लगते। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है,
अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे फेंके जाएगा तो वो नीचे जाके नीचे ही जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। सेकंड केस क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और फोर्थ है द इनसिग्निफिकेंट बिटवीन heavenly bodies but is insignificant between ordinary bodies because of the small magnitude of g। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, मासेस पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा बड़ा तो फोर्स उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और मास जितना छोटा उतने ही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ये हमारा क्या कहता है, न्यूटन के कुछ चुनिंदे लॉज में हमारे कुछ पॉइंट थे। अब आगे बढ़े फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन से ही आया है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली हम देखो, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल जी। पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, स्मॉल जी से। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमारे नहीं, स्मॉल जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी अभी आएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड इट टुवर्ड द सेंटर। हर इस दुनिया में, इस अर्थ के अंदर, अर्थ क्या, किसी भी प्लानट के अंदर उसकी खुद की क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिससे ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इट सेंटर। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जिस फोर्स से वो बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, F इज टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अगर हम मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं 5.96 इंटू 10 की पावर 24 है, 5.96 इंटू 10 की पावर 24 kg। रेडियस हम अर्थ के ले लेते हैं, रेडियस है, बेसिकली लेते कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अ सरफेस, तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना निकल के आया, 9.8। और तो हमारी द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ 1 kg बाई अ फोर्स ऑफ कितने, 9.8 न्यूटन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अगर 1 kg की कोई बॉडी है, एक बॉडी है, जैसे ये आप हैं, और आपका मास अगर 1 kg है, आपका मास कितना है, 1 kg है, तो आप पे लगने वाला जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। 9.8 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मास ऑफ द अर्थ पुट किया, रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया, और फोर्स हमने निकाल लिया। फोर्स निकाल के हमारा आंसर आ गया। ठीक, बस इसको ये याद रखना कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अगर बॉडी का मास 1 kg होता है तो उसकी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है। ठीक, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आते हैं। सेम उसी का कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। इसमें क्या होगा, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा, जो रेट होगा वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो इंक्रीज करेगी, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। देखो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन डज नॉट टेक प्लेस, वहां पे एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो देखो, जब भी हम ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारा गिरना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही वो ग्रेविटी के पास आता है तो उतनी ही तेजी से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी यहाँ वेलोसिटी कुछ भी थी, और यहाँ पे जब कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी उसकी कुछ होगी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज को हम किससे दिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से दिखाएंगे। चेंज को हम लोग किससे दिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से दिखाएंगे। तो और विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से वहां आने में जो टाइम लगा वो कितना होगा, टी। और यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। और बेसिकली यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। इट इज द प्रोड्यूस बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ। ये भी एक डेफिनेशन होती है जो आपको समझ में, आपको याद कर लीजिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट एंड सैटेलाइट। हर जगह जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस, प्लैनेट पे या सैटेलाइट पे डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी का क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई
अट्रैक्ट कर रहा होता है, कोई दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है प्लैनेट या उसकी सैटेलाइट पे डिपेंड करता है हमारा बेसिकली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस नियरली कितने होते हैं, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो भी होता है उसका 1/6 हमारा क्या होता है, उसकी जो मून पे हमारा 1/6 होता है, जो अर्थ पे होता है उसका 1/6, ठीक है। ये याद रखना 1/6 होती है। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, भेदभाव करेंगे, आओ मिलकर करते हैं भेदभाव, ठीक है। भेदभाव क्यों करना है, नहीं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, हम रिलेशन निकालेंगे जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी से। स्मॉल जी हमारा क्या था, एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल टेशनल टेशनल कांस्टेंट है। देखिए ड्यूरिंग क्लास में कोई भी जोक नहीं मारता, मैं क्लास जब चल रही होती है प्रॉपर फॉर्मेट में तो उसमें बीच में डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मस्ती करने के लिए कभी भी हम लोग मस्ती कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है, पर एक फ्लो जब बना रहता है ना तो वो फ्लो बेकार नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यही होता है। अच्छा, अगर कोई भी फोर्स बॉडी पे लग रहा होता है तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जब एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल बताया था तो मैंने एक बुक वाला एग्जांपल बताया था, तो मैंने बोला था कि नीचे तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे f की जगह पे अगर मैं mg रख दूं तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो g का फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो ये रिलेशन होता है, या हम बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है, ये क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, ठीक है। समथिंग इज हैपेंड, ना ना सब कुछ फाइन है, ठीक। तो 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -11 होता है, -111 नहीं लिखा होता है, ठीक। तो 10 की पावर कितना होता है, -11 होता है, ठीक। अब आगे बढ़े अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े अगर हम लोग, तो ये हुई ना बात। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 डिवाइडेड की पावर -11, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल। अब जब ऑब्जेक्ट कभी भी गिरता है तो उसमें फ्री फॉल ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। जब कभी भी, अभी हमने सारे जब लॉज ऑफ मोशन, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को थ्री लीनियर मोशन की थ्री इक्वेशन कराई थी, जिसमें हमारी पहली इक्वेशन थी v यू प्लस ए टी थी, दूसरी हमारी इक्वेशन थी h यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक। और थर्ड हमारी थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा था। तीन इक्वेशन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मोशन इन वन डायमेंशन में जो लास्ट में हमारा कराया गया था वो हमने कराया था। अब इसमें दो एजप्शन है, मान लेते हैं, पहला एजप्शन ये है कि मान लेते हैं कि बॉडी जो है, एक बॉडी है वो इनिशियली वो रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। और मान लेते हैं एक फिगर से समझ के समझते हैं कि मैंने एक बॉल को यहाँ से पकड़ के रखा है, अब इस बॉल की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इस बॉल को हम छोड़ेंगे तो ये सरफेस से जाके क्या करेगा, टच करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितनी है, h है। यहाँ इस बॉल की जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है और नीचे तक की जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो अगर हम हाइट को h कंसीडर करते हैं और एक्सेलरेशन a जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, g से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम करेगा। तो अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर बात करें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की जगह पे g आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t। तो पहली इक्वेशन क्या निकल के आई, v इज इक्वल टू gt होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा। सेकेंड कंडीशन में देखें तो h इज इक्वल टू क्या होगा,
u जीरो है तो ये पूरा ut वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2, a किससे रिप्लेस हो जाएगा g से, और t किससे रिप्लेस होगा t से, तो h इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2g, और h s आएगा कि h आएगा, और h आएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2gh हो जाएगा हमारा। और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर मान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास, तो कुछ नहीं होगा, जो था वो वैसे ही रहेगा। बस फर्क सिर्फ एक चीज का आएगा कि पहली इक्वेशन हम लोग जब लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस जी टी होगा, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक। और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी है तो हर साइन मैंने प्लस में रखा है, और अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट टू द ग्रेविटी जाएगा तो वहां पे a रिप्लेस होगा माइनस जी से, ये भी याद रखिएगा। तब जो इक्वेशन निकल के आएगी तो कौन सी इक्वेशन आएंगी, सिंपली कुछ नहीं होगा, बस माइनस जी आ जाएगा हर जगह, v इज इक्वल टू यू माइनस की प्लस माइनस माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन हमारी आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिख रहा है ना, ये हमारा आ जाएगा सारी इक्वेशन। व्हेन a इज इक्वल टू, यहाँ पे व्हेन ये पहली कंडीशन के लिए था, दूसरी कंडीशन के लिए a को रिप्लेस किया g से, प्लस g से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी था, और यहाँ पे a को रिप्लेस किया किससे, माइनस g से, जब अगेंस्ट टू द ग्रेविटी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, तो ये अगेंस्ट टू द ग्रेविटी हमारा कॉन्सेप्ट होता है। सॉरी, बोल बोल के विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, फिर मैं पानी पीऊंगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, मास ऑफ अ बॉडी इज द quality of a matter is contains, mass is a scalar quantity, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, kg होती है। मास और बेसिकली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट्स। जब मैंने आपको बुक वाला एग्जांपल बताया था तो मैंने बोला था कि इस बुक को ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, और वही हमारा क्या होता है, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है, कि किस फोर्स से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ या वेट ऑफ द बॉडी कितना है, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। इन अदर वर्ड बोलें तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो मास होता है, मास इज अ, यही मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। मास हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। पर वेलोसिटी वेट हमारा क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुक रखी हुई थी तो बुक को मैंने डायरेक्शन देके नीचे की तरफ दिखाया कि हाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट इतना होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मास इंटू ग्रेविटी। हमारा ma किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है, और f का फॉर्मूला क्या होता है, mg के बराबर होता है। f का फॉर्मूला क्या होता है, mg के बराबर होता है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब है कि हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो 1 kgf जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होती है। सोच समझ लेना अभी। 1 gf जो होती है वो 980 डाइन के बराबर होती है, 1 kgf जो होती है वो 1000 डाइन के बराबर होती है,
ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होती है, 1 kgf जो होता है kgf मूवी वाला वो 1000 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है kgf में, तो वैसे ही सेम 1 kgf इज इक्वल टू 1000 डाइन के बराबर होता है। मामा अब भी वही चाहिए जो 1 साल पहले चाहिए थे मामा, ठीक है। ये था kgf का डायलॉग। अब कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको पहले आप ट्राई करिए, नहीं होते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही। ये तो आसान है यार, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत होगी तो मैं दिक्कत बना दूंगा तुम लोगों के लिए। करिए करिए भाई साहब, बैठिए मत, इंतज़ार मत करिए, समय बहुत कीमती है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जिसका मास है 40 kg और 80 kg और दोनों सेपरेट है 15 मीटर अपार्ट। सब कुछ पुट करते हैं। मास m1 कितना दिया गया है, 40 kg है। m2 कितना दिया गया है हमारा, 80 kg दिया गया है। और डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 40 इंटू 80 और डिवाइड बाई कितना चला जाएगा, 15 इंटू 15, क्योंकि आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो 8 5 ज़ा 40 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, फिर 16 5 ज़ा 80 और 3 5 ज़ा, ठीक। और कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या करेंगे, 18, इसको अलग है ये अलग है, 18 इंटू 16 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 3 3 ज़ा 9 से डिवाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट, करिए मल्टीप्लाई। 6.67 यहाँ पे 8 है, सॉरी ये मैं 18 देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ये 8 है आप लोगों का, सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, 8 है। तो 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारा आएगा इसका आंसर 8.853.76 इंटू 10⁻11 और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 9 से डिवाइड करेंगे। इसको जैसे ही हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 94.86 इंटू 10⁻11 और गैप फोर्स है तो न्यूटन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक। न्यूटन क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़े। हाँ, अ स्टोन एट रेस्ट इज ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ हाइट h एंड फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, और वो फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। इसमें थोड़ा मिक्सअप है क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स करके मैंने दिया है इस क्वेश्चन को कि अगर एक स्टोन है वो बेसिकली स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे है, ठीक, रेस्ट पे है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एंड फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, वो एक हाइट से फ्री फॉल बॉडी में क्या कर रही है, गिर रहा है नीचे की तरफ। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, मैंने फ्री फॉल में बताया है अभी आपको, ठीक। अब देखो हाइट हमें निकालनी है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, यू 0 दिया गया है इंटू टी प्लस 1/2 जी, हमारा ग्रेविटी कितना होता है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, इज स्क्वायर। एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 बचेगा, मतलब 2 बचेगा सिर्फ, ये तो पूरा 0 हो गया। 9.8 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 19.6 मीटर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा मिक्सअप का क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg है, बॉडी का मास कितना है 10 kg, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, अर्थ से मून के पास लेके जा रहे हैं, ठीक। इफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बता रहा है अर्थ का,
कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा ग्रेविटेशनल है मून का बोला गया है ग्रेविटेशनल 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले वेट ऑन द अर्थ निकालना है, मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून निकालना है। दो कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मास कितना भी था, स्टार्टिंग में भी बोला था मास कितना है 10 kg मास है। ठीक, मास हमारा कितना है 10 kg है। अब वेट ऑफ द बॉडी लिखते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ऑन कहाँ है अर्थ, अर्थ पे कितना होगा, हम बेसिकली क्या करेंगे मास इंटू ग्रेविटेशन निकालेंगे, और ग्रेविटेशन कहाँ निकालेंगे अर्थ पे निकालेंगे। तो मास कितना है 10 kg है और ग्रेविटेशन कितना है अर्थ का 9.8 है। तो जैसे ही हटेगा ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा और 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो उसका मास कितना है, वेट कितना है, सॉरी बेसिक वेट कितना है उसका, अच्छा वेट हमारा आया है तो वेट की यूनिट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कितनी होती है 98 न्यूटन होती है। वेट ऑफ द बॉडी कितना होता है न्यूटन होता है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें, क्या हमें मास ऑफ द बॉडी ऑन मून निकालना है। तो मास जो होगा वो चाहे मून पे हो चाहे अर्थ पे हो वो हमेशा सेम रहता है। मास ऑन मून इक्वल होगा मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ। और कितना मास है अभी बेसिकली वो कितना है 10 kg है। वो यहाँ भी 10 kg होगा मास, वो मून पे भी जाए वो कहीं भी जाए उसका मास हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, पर वेट नहीं सेम रहेगा, वेट चेंज होगा। मास कितना है उसका 10 है और ग्रेविटेशन कितना है मून का 1.6 है, पॉइंट हटेगा यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि 16 न्यूटन इसका क्या है वेट है ऑन मून। मून पे इसका जो वेट है वो कितना है 16 न्यूटन। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मास एंड द वेट। वेट हर जगह बदलता है, मास हर जगह बदलता नहीं है, सेम रहता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी पे। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी ऑलवेज रिपल्सिव, बिल्कुल भी नहीं, रिपल्सिव कैसे हो जाएगा, रिपल्सिव मैंने बोला था नहीं होगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव, हाँ ये पढ़ा था। अट्रैक्शन ओनली एट लार्ज डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं, चाहे पास हो चाहे दूर हो अट्रैक्शन होगा ही होगा। रिपल्शन ओनली एट अ लार्ज डिस्टेंस, रिपल्शन तो आता ही नहीं है तो बात ही खत्म, चाहे लार्ज हो चाहे पास हो हमसे लेना ही देना ही नहीं कुछ। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, टू बॉडीज के बारे में बताया जा रहा है तो ये याद रखना। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास ईच ऑफ 1 kg इज केप्ट एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। न्यूमेरिकल है, ये क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 जी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मास दोनों बॉडी का कितना है 1 kg है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, सब कुछ यहाँ पे कैंसिल करके 1 आ जाएगा। तो एफ का फॉर्म एफ कितना निकल के आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 निकल के आएगा और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। यहाँ 6.67 है ही नहीं, 6.7 सिर्फ है, 10⁻11 नहीं है, ये भी नहीं होगा। पर हाँ जहाँ पे अगर मैं 6.7 कर दूं राउंड ऑफ करके तो हमारा आंसर बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आंसर डिफरेंट है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट रीच द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉलिंग कर रहा है रेस्ट से, मतलब यू की वैल्यू कितनी है 0 है, यू की वैल्यू कितनी होगी 0, और ग्राउंड रिच करता है, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की हर बात करी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड सिंपल सा वही v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। v निकालना है, u 0 हो गया, g कितना है 9.8 है और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड का टाइम लगा। पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 डिवाइड 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 2 5
10 हो जाएगा। और 98 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, कितना आएगा, 19.6 आएगा, 196 आएगा। और 196 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा इसका। और वेलोसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो 19.6 है ऑप्शन में। ये है थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ 19 पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ने का सिलसिला हुआ ख़त्म। यहाँ से हमारी ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की सीरीज हो गई कंप्लीट। अब यहाँ से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी है वो शायद हमारा फ्लूइड प्रेशर है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।